नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर रोजाना मैं लेके आता हूं आपके लिए करंट अफेयर और जनरल स्टडीज से रिलेटेड ये वीडियो, जिसमें मैं बात करता हूं किस तरह से आप करंट अफेयर और जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन कर सकते हैं और किस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन को जिस तरह से है, विद रेफरेंस टू शेखर सहकार मित्र स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम SIP कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसके रिगार्डिंग में, वो है सहकार मित्र स्कीम के बारे में। और ये सहकार मित्र स्कीम क्या है, इससे रिलेटेड आपके पास यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है, इट वाज लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसे स्कीम को लॉन्च किया है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। और स्टेटमेंट 2 में बोला जा रहा है, इट इज ए इनिशिएटिव बाय द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन, जिसे शॉर्ट में हम बोल सकते हैं NCDC। फर्स्ट में बोला गया मिनिस्ट्री लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, और सेकंड में बोला गया कि ये नेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन, नेशनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट के अंदर ये आता है। यानी कि दो ये स्टेटमेंट दे दिए गए हैं आपको। अब आपको ये बताना है स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू जो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, उसके अंडर बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकंड बी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट वो करेक्ट है। सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2, इट मींस ना फर्स्ट स्टेटमेंट ना सेकंड स्टेटमेंट, इनमें से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी, इट मींस सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया कि ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये गलत हो गया इसके अंदर। यानी कि ये जो सहकार मित्र जो स्कीम है, जो एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है, सहकार मित्र जो कि इंटर्नशिप प्रोग्राम है, एक स्कीम कह सकते हैं आप, और इसे जो लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री में गड़बड़ थी, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट बोला गया ये करेक्ट है। इट मींस ये हो गया कि ये नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर ये आता है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और इसकी ये एक तरह से क्या है कि इंटर्नशिप प्रोग्राम है, यानी कि जो यंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनको एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो प्रैक्टिस कर सके और उन्हें एक तरह से एक्सपोजर मिल सके, इसलिए से ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा इसके अंदर बी हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है। आप सबको पता होगा 2017 में जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया था, मतलब ये स्टैब्लिश्ड हुई थी और ये हमारे सामने आई थी। तो उससे रिगार्डिंग आपके पास ये क्वेश्चन है जिसके अंदर दो स्टेटमेंट दिया गया है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। और नीचे आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इन दोनों में से, ये एड में आइडेंटिफाई करना है। तो आपके पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश्ड बाय द गुड्स एंड सर्विस एक्ट, यानी कि गुड्स एंड सर्विस एक्ट 2017 में जो आया था उसके तहत इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है इट इज ए फेडरल बॉडी, यानी कि फेडरल सिस्टम के बारे में बात करता है ये, वेयर एवरी डिसीजन शैल बी टेकन बाय द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द वेटेज वोट, यानी कि इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि फेडरल सिस्टम का ये एक बॉडी है जिसके अंदर 2/3 की अगर मेजोरिटी होगी तब डिसीजन लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सेकंड। अब आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से बोला जा रहा है कि वन स्टेटमेंट, यानी जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1 ए। अब बी में आपसे बोला जा रहा है ऑप्शन में कि सेकंड स्टेटमेंट वो करेक्ट है। और सी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में एज यूजुअल आपसे बोला जा रहा है कि ना 1 यानी फर्स्ट ना सेकंड, दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए। तो ये जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है। आई होप आप लोगों ने, ये काफी न्यूज में रहता है आजकल, अब पता ही होगा आप लोगों को। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब ये कि दोनों स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट जैसा कि आपको बोला गया था कि ये गुड्स एंड सर्विस एक्ट के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था, ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। तो यहां ये गड़बड़ होगी, इसके अंदर गड़बड़ ये होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में से मेंशन किया गया है। और ये आता है आर्टिकल 279 के अंदर आता है, 279 आर्टिकल जो उसके अंदर अमेंडमेंट कर करके इसको लाया गया।
और ये हमारी कंट्री के अंदर 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यानी कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप बोल सकते हैं हमारी कंट्री के अंदर ये। अच्छा, दूसरी बात जो ये दूसरा से ये बोला गया था, इसमें जो डिसीजन लिया जाता है वो मेजोरिटी ऑफ दो जो भी मेंबर्स है उसकी मेजोरिटी के हिसाब से लिया जाता है, और ये बोला गया कि 2/3 की मेजोरिटी होगी तब बात की जाएगी। नहीं, ये भी स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गया। गलत होने का मतलब ये है यहाँ पे कि भी इसके अंदर क्या होता है, काउंसिल के तहत इसको डिसीजन लिया जाता है, और डिसीजन लेने के लिए जो मेजोरिटी की बात की है वो जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि मेजोरिटी ऑफ द नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेज, यानी कि 3/4 से कम वेटेज नहीं होना चाहिए अगर किसी डिसीजन को लेना है। इट मींस ये हुआ कि 75% से ज्यादा मेंबर अगर किसी बात पे एग्री है, ठीक है, 75% अगर मेंबर अगर एग्री है किसी चीज को लेकर के, तब जाके डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अब आपको ये याद रखना कि काउंसिल के अंदर जो डिसीजन लिया जाता है 75% से ज्यादा लोग अगर एग्री कर रहे हो उसके ऊपर डिसीजन होगा। और इसमें क्या होता है, सेंटर की कंपैरिजन में स्टेट वगैरह को ज्यादा वेटेज दिया जाता है इस काउंसिल के अंदर, ये आपको ध्यान रखना। और जीएसटी के बाद में 2 फैक्टर और याद रखनी है, इसे आर्टिकल 279A के अंदर इसे अमेंडमेंट करके, यानी कि 279 को अमेंड करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है, और 101 इसका ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी का क्वेश्चन है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 9th शेड्यूल क्या है उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो यहां पे भी आपके पास 2 स्टेटमेंट है, फर्स्ट ये सेकंड ये, और आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये बताइए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द शेड्यूल वाज एडेड थ्रू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, यानी कि 9th शेड्यूल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आया था उसके बारे में बोला जा रहा है। ये हमारी कंट्री में जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, इसके तहत इसके अंतर्गत इसे क्या किया, इसे ऐड किया गया था। ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1 इसमें ये बात बोली जा रही है। और स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है द लॉ प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल डील ओनली विद द लैंड रिफॉर्म, यानी कि ये जो अमेंडमेंट लेके आया गया था ये डील करता है, यानी कि ये जो शेड्यूल डील करता है सिर्फ लैंड रिफॉर्म के बारे में डील करता है, कि हमारी कंट्री में जो लैंड रिफॉर्म का सिस्टम ठीक ठाक हो जाए उसके रिगार्डिंग में ये डील करता है। ये बोला जा रहा है 9th शेड्यूल। तो ये 2 स्टेटमेंट है, और आपको करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हमेशा की तरह 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी। ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और लास्ट ऑप्शन जो आपके पास डी है, डी में बोला जा रहा है ना फर्स्ट ना सेकंड, यानी कि दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, सिर्फ ये करेक्ट है, यानी कि ये फर्स्ट अमेंडमेंट जो हमारी कंट्री में हुआ था 1951 में, इसके तहत ये 19 शेड्यूल आता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात ये कि इस 9th शेड्यूल के अंदर जो असली बात जो बताई जानी चाहिए वो लैंड रिफॉर्म के बारे में नहीं है, बल्कि ये लिस्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट के लॉ जो बना सकती है उसके बारे में लिस्ट के रिगार्डिंग में। यानी कि आप लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री में एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, और एक सेंट्रल लिस्ट होती है। 3 तरह की लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट के अंदर ये होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो लॉ बनाती है। स्टेट लिस्ट के अंदर ये होता है कि जो स्टेट उसके ऊपर पावर रखती है और स्टेट उसके ऊपर लॉ बनाती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं, लेकिन अगर लॉ नहीं बना हुआ है तो स्टेट का जो लॉ है उसे माना जाता है। ये कंडीशन है, ये 9th शेड्यूल के अंदर इस चीज के बारे में बात किया जाता है। बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया था सेकंड स्टेटमेंट के अंदर कि भी ये सिर्फ डील करती है किसके, लैंड रिफॉर्म के बारे में, ये गलत हो गया। सिर्फ लैंड रिफॉर्म के बारे में बात नहीं करती, ये तो कुछ और काम के लिए बनाई गई है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि भी ये जो इसका जो आंसर है, जो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये हमारा गलत हो गया। यानी कि ये लैंड रिफॉर्म के बारे में ही बात नहीं करती, बल्कि ये लिस्ट के बारे में भी बात करती कि कौन सी लिस्ट के अंदर कौन कौन से काम हो सकते हैं। यानी कि ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जा रही है। और मेनली जो ये जो आया गया था इसके अंदर क्या है कि इससे पहले यानी लैंड रिफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये जो इस शेड्यूल को लाने का मतलब ये था कि लैंड वगैरह जो आइटम है इसको स्टेट लिस्ट के अंदर डाला गया। यानी कि ये सब्जेक्ट टू स्टेट है, यानी कि स्टेट के अंदर है ये पावर कि लैंड से रिलेटेड वो लॉ बना सकती है। और मेनली जो ये शेड्यूल लाया गया था, ये अमेंडमेंट किया गया, वो इसलिए किया गया था हमारी कंट्री में ताकि जो जमींदारी सिस्टम था हमारी कंट्री के अंदर उसको एबॉलिश कर सके, उसे खत्म किया जा सके। मेन मोटिव ये था। और उसके तहत हमारे यहाँ जो आर्टिकल 31 है उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया था। 31
31B तक इसे लाया गया था। यानी कि जो पहले जो प्रॉपर्टी का राइट हुआ हमारी कंट्री में हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको स्टेब्लिश जो हुआ था पहले जो था, इसको खत्म कर दिया गया था इसके अंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का मतलब ये कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट वो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने आपको बता दिया। ये लैंड रिफॉर्म के अलावा बाकी और भी चीजों के ऊपर बात करता है कि कौन सी चीज के अंदर, यानी कि कौन से लिस्ट के अंदर कौन कौन काम करेगी, उसके बारे में डिटेल में बात करता है 9th शेड्यूल। सेंट्रल लिस्ट के बारे में भी, स्टेट लिस्ट के बारे में भी, और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी आप डिटेल में मैं जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी है चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड फूड प्राइस, यानी कि वर्ल्ड फूड प्राइस रिसेंटली गिवन दिया गया है, उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये स्टेटमेंट है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर करेक्ट है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। इन दोनों स्टेटमेंट से आपको आइडेंटिफाई करना कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है। इट इज गिवन टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसा बोला जा रहा है, ये जो दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, हु हैव एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट बाय द इंप्रूविंग द क्वालिटी, क्वांटिटी, एबिलिटी ऑफ द फूड। यानी कि किसी पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये दिया जा सकता है अगर वो काम कर रही है किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट के एडवांसमेंट के अंदर। यानी कि ये कह सकते हो फूड की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए और उसकी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है उसको वर्ल्ड फूड प्राइस दिया जाता है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। और स्टेटमेंट 2 में बोला जा रहा है इट वॉज रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी कि ये एक तरह से जो प्राइस दिया जाता है रिकॉग्नाइज करने के लिए, अगर कोई न्यूट्रिशन के फील्ड में या फिर रूरल डेवलपमेंट के फील्ड में कोई कुछ काम अच्छा कर, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये प्राइस दिया जाता है। ये आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 2 यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2 यानी कि दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए अब। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसके अंदर बी हो जाएगा। बी का मतलब सेकंड स्टेटमेंट वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है इसके अंदर? इसके अंदर जो बोला गया ना कि ये ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, ये गलत हो गया अंदर। यानी कि इसके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन को ना दे करके इसे दिया जाता है किसी भी इंडिविजुअल को दिया जाता है, बस ये गलती थी। बाकी आप ये कह सकते हो ये ह्यूमन डेवलपमेंट के फील्ड में दिया जाता है, क्वालिटी, फूड की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, उसकी क्वांटिटी इंप्रूव करने के लिए और उसकी एबिलिटी को इंप्रूव करने के, यानी कि सबको अवेलेबल मिले, सबको इजीली मतलब आसानी से उपलब्ध मिल जाए, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, उसकी क्वालिटी बढ़ जाए। तो जो इस फील्ड में रिसर्च वगैरह करते हैं इंडिविजुअल पर्सन, उसको ये अवार्ड दिया जाता है वर्ल्ड फूड प्राइज। ठीक है, अच्छा अभी ये न्यूज में क्यों? इसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि हमारी कंट्री यानी कि इंडिया और अमेरिकन बेस्ड एक साइंटिस्ट कह लीजिए आप, तो उन्होंने कुछ काम किया हुआ था इस फील्ड में, जिनका नाम है डॉक्टर रतन लाल। तो उन्हें रिसेंटली ये 2020 का प्राइज गिवन है, इस वजह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2020 का प्राइज किसको दिया है। तो डॉक्टर रतन लाल जी को ये प्राइज दिया गया था और उन्होंने जो काम किया था वो सॉइल सेंट्रिक अप्रोच के तहत, सॉइल सेंट्रिक अप्रोच के तहत कि फूड का जो प्रोडक्शन है उसे किस तरह इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे माइग्रेट किया जा सकता है और जिस तरह से जो क्लाइमेट चेंज है, जो एक इशू क्रिएट हो रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए, इसको डील करते हुए किस तरह से प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है, इसके रिगार्डिंग इन्होंने काम किया था, इसलिए इनको ये प्राइज दिया जा रहा है। तो अब आपको ये पता हो गया कि वर्ल्ड फूड प्राइज दिया जाता है किसी भी इंडिविजुअल को अगर वो उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी और उसके एबिलिटी के बारे में कोई रिसर्च वर्क करता है, तो ये एक तरह से उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो प्राइज दिया जाता है किसी भी प्लांट, एनिमल, सोइल साइंस, फूड साइंस और टेक्नोलॉजी की, या फिर यूं कहोगे न्यूट्रिशन, रूरल डेवलपमेंट के फील्ड में अगर कोई काम करता है तो उनको ये प्राइज दिया जाता है। ये एरिया है जिस एरिया को ये प्राइज कवर करता है। और रिसेंटली हमारी कंट्री के मतलब यूं बोल सकते हैं इंडियन बेस्ड अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर रतन लाल जी को ये प्राइज दिया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन स्कीम इज नॉट implemented by the small farmer agriculture agri business constraints, यानी कि जिसे शॉर्ट में हम बोल सकते हैं
SFAC के तहत कौन कौन से प्रोग्राम को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन के अंतर्गत आपके पास क्या है कि डिफरेंट स्कीम या प्लान गिवन है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसके तहत, यानी कि स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कॉन्स्ट्रूम के तहत, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है SFAC के तहत, जिसको कंसीडर नहीं किया जाता है, यानी कि उस प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करना है जो इसके अंदर नहीं आता है, इसके अंदर इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। यानी कि 3 तो इंप्लीमेंट किए जाते हैं, 1 नहीं किया जाता है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है, इसके अंदर इक्विटी ग्रांट एंड क्रेडिट ग्रांट फंड जो है, ये बात की जा रही है कि भाई ये इसके अंदर नहीं आता है, ऑप्शन ए के अंदर। बी के अंदर बोला जा रहा है कि वेंचर कैपिटल असिस्टेंट, यानी कि जिसे VCA स्कीम बोल सकते हैं, वो इसके अंदर नहीं आता है। सी में बोला जा रहा है कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी कि नेम स्कीम जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, ज्यादा पुरानी नहीं है, तो ये बोला जा रहा है कि भी ये इसके अंदर नहीं आता है। और लास्ट में एक ऑप्शन जो आपके पास दिया गया डी ऑप्शन, इसमें बोला जा रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके अंदर नहीं आता है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी स्कीम इसके अंदर इंप्लीमेंट नहीं होती, ये आपको आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर का डी हो गया। डी का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसके अंदर नहीं आती। तो इसके अंदर जो चीजें आती है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि जिसे शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि SFAC के अंदर जो जो चीजें आती है वो हम बात करने वाले हैं। SFAC का मतलब ये बोल सकते हो आप, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कॉन्स्ट्रूम, जिसे शॉर्ट में हम SFAC बोलते हैं। इसे स्टैब्लिश किया गया था 1994 में, इसे स्टैब्लिश किया गया था, और ये किया गया था सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट 1860 के तहत, यानी कि हमारी कंट्री में जो ब्रिटिश के टाइम में जो एक्ट था 1860 का, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके तहत 1994 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। और इसके अंदर जो प्रोग्राम्स जो इंप्लीमेंट किए जाते हैं, या यूं कहूं कि जो स्कीम इंप्लीमेंट किए जाते हैं, वो किए जाते हैं इक्विटी ग्रांट क्रेडिट स्कीम। ठीक है, यानी कि कोई कुछ अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको इक्विटी का कैसे ग्रांट मिले, कैसे वो उसे ऑब्टेन करे, उसके रिगार्डिंग में, यानी कि लोन वोन से रिलेटेड आप एक तरह से बोल सकते हो। तो यानी कि इक्विटी उसे कहां से मिल सके अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो उससे रिलेटेड, यानी कि इक्विटी ग्रांट क्रेडिट्स फंड के रिलेटेड जो स्कीम है उसके तहत इसको सपोर्ट किया जाता है, यानी कि ये प्रोग्राम इसके अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है। फर्स्ट। सेकंड बोला जा रहा है कि वेंचर कैपिटल असिस्टेंट, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन में जो से असिस्टेंट मिल सके किसी भी फार्मर वगैरह को, किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वहां इसे सपोर्ट किया जाता है। और नेक्स्ट बोला जा रहा है कि फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन स्कीम भी इसके अंदर लाई जाती है, यानी कि ये चीजें इसके अंदर आती है। और रिसेंटली जो नेम, यानी कि एग्रीकल्चर मार्केट से रिलेटेड ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसमें ऑनलाइन एक तरह से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है फार्मर्स को ऐप के थ्रू, जिससे वो कंज्यूमर और फार्मर कनेक्ट हो जाते हैं, बीच के बिचौलियों को दूर किया जाता है, मिडल मैन को दूर करने के लिए स्कीम लाई गई, ये भी इसके अंदर आती है। तो अब बात करते हैं जो चीज इसके अंदर नहीं आती, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसके अंदर नहीं आती। ये किसके अंदर आती है? ये आती है मल्टी एजेंसी फ्रेमवर्क के अंदर स्टैब्लिश की गई थी, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर काम करती है। ठीक है, तो ये उसके अंदर ये काम करती है। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, उसके अंदर ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो करेक्ट आंसर जो हमारा डी हो गया। डी का मतलब ये हमें ये बताना था जो इसके अंदर नहीं आती, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसके अंदर नहीं आती। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर नो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट मीन्स RBI, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं RBI, अथॉरिटी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स प्रोवाइडिंग पेमेंट सर्विस आउटसाइड इंडिया। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है, जो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आप देख रहे हो, फर्स्ट स्टेटमेंट ये, सेकंड ये, कि भी RBI का कोई ऐसी अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन नहीं है RBI के द्वारा जो आउटसाइड इंडिया काम करती हो पेमेंट सर्विस से रिलेटेड, ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द रुपे कार्ड कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रांजैक्शन इन वेरियस कंट्रीज सच एज सिंगापुर, भूटान, सऊदी अरेबिया। यानी कि जो रुपे कार्ड रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है हमारी कंट्री में, उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि रुपे कार्ड को आप यूज कर सकते हैं सिंगापुर के अंदर, भूटान के अंदर और सऊदी अरेबिया के अंदर, ये बोला जा रहा है। और RBI के फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला गया कि RBI के द्वारा कोई भी ऐसा ऑथराइज पेमेंट सिस्टम नहीं है ऑपरेटर जो कि आउटसाइड ऑफ इंडिया काम करता हो। तो ये 2 स्टेटमेंट है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आपके पास जैसे स्टेटमेंट है उस हिसाब से आपके पास जो ऑप्शन कुछ इस तरह से है। तो ऑप्शन ए जैसे आप देख रहे हैं, इसमें ये बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि ओनली वन स्टेटमेंट, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट
करेक्ट है, ये बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए के। और ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में बोला जा रहा है दोनों स्टेटमेंट यानी फर्स्ट सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन में। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है सी ऑप्शन, वो करेक्ट हो गया, यानी कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, यानी कि ये जो बोला गया है कि आरबीआई का कोई ऑथराइज पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर नहीं है आउटसाइड इंडिया, बिल्कुल सही बात है, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया था रुपे कार्ड के बारे में, यानी कि रुपे स्कीम के बारे में, रुपे कार्ड के बारे में, कि भाई आउटसाइड इंडिया बाकी जो कंट्री है जहां पर ये रुपे कार्ड यूज होती है उसके बारे में जो बोला गया ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप इंडिया से अगर बाहर जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, भूटान जाते हैं और सऊदी अरेबिया जाते हैं, तो आपको रुपे कार्ड यूज कर सकते हो, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा और भी कंट्री है जैसे यूएई यानी कि यूनाइटेड एमिरेट जो ये कंट्री है हमारी, उसे भी यूज कर सकते हैं, यानी कि गल्फ कंट्री में यहां भी यूज कर सकते हो, और बहरीन में भी आप यूज कर सकते हो रुपे कार्ड। ठीक है, यानी कि आप सिंगापुर में यूज कर सकते हो, भूटान में यूज कर सकते हो, और यूनाइटेड अरब एमिरेट, ठीक है, यहां भी यूज कर सकते हो, बहरीन और सऊदी अरेबिया में। तो कुछ गल्फ कंट्री और साउथ ईस्ट एशिया जो है यानी कि एशियन कंट्री में सिंगापुर, और हमारी जो नेबर कंट्री है भूटान, वहां पर आप रुपे कार्ड यूज करके अपने ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकते हो, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो रुपे कार्ड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रुपे कार्ड जो है ये एक तरह से हमारी कंट्री का डोमेस्टिक कार्ड है, यानी कि कह सकते हो ये डेबिट क्रेडिट पेमेंट से रिलेटेड एक नेटवर्क है जो कि यूजली हमारी कंट्री के अंदर यूज किया जाता है, लेकिन अब इसे इन कंट्रीज में भी आप यूज कर सकते हो। और ये जो बोला गया था ना कि आरबीआई का कोई भी ऑथराइज पेमेंट सिस्टम नहीं है आउटसाइड इंडिया, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए हमारे पास और दूसरे तरीके हैं जिससे हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक तो ये दो तरीके हैं जिससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एक तो ये चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम से आप यूज कर सकते हो, और दूसरा नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरेंस हाउस, ये एक तरीका है, या फिर एक और जो लास्ट में बच जाता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी कि एनईएफटी, ये मोस्ट पॉपुलर है, इसकी थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अगर आपको कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपने करना है तो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। सी का मतलब है कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द मालाबार ग्लिबडिंग फ्रॉग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये एक स्पीसीज है, ये मालाबार ग्लिडिंग फ्रॉग, ये एक स्पीसीज है। स्पीसीज के बारे में आपके पास यहां फर्स्ट और ये सेकंड स्टेटमेंट गिवन है। ये क्वेश्चन इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से आपसे पूछा जा रहा है कि भी मालाबार ग्लिडिंग फ्रॉग एक स्पीसीज है, उसके बारे में दो स्टेटमेंट है, और आपको आइडेंटिफाई जो करना है, जैसे ये देख रहे हैं नीचे लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि ये मेमेलियन स्पीसीज है, ये जो है इट इज अ मेमेलियन स्पीसीज दैट इज इंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो स्पीसीज है हमारी कंट्री, तो हमारी कंट्री का जो साउथ पोर्शन है, यानी कि ये जो वेस्टर्न पोर्शन, इसकी बात की जा रही है कि वेस्टर्न घाट जो है इस एरिया में ये स्पीसीज है, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है ड्यू टू रेयरिटी इट इज प्लेस्ड इन द क्रिटिकल इंडेंजर कैटेगरी, यानी कि अब इसकी जो नंबर्स में ये अब कम हो रहे हैं, अब कम होने की वजह यानी कि रेयर हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसे आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है, रेड लिस्ट के अंदर इसे इंडेंजर कैटेगरी में डाला गया है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि भी ये कौन से, ये जैसे गुजरात वाला जो एरिया, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र से लेकर के केरल तक का जो ये एरिया होता है ये वेस्टर्न घाट है, यानी कि इस एरिया में इसकी लोकेशन है, यहाँ ये पाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात में ये बोला गया कि भी अब ये स्पीसीज कम होती जा रही है, जिस वजह से इसे आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर इसे डाला गया है। तो ये दो बात बोली गई है और आपको ये बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में बोला जा रहा है बोथ ए व फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू, यानी कि इन दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आप अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए, यानी कि फर्स्ट भी गलत है और सेकंड भी गलत है।
तो सही क्या, अब ये समझ लेते हैं। तो ये जो मालाबार ग्लिडिंग फ्रॉग की बारे में जो आपसे बात की गई कि भी इसकी लोकेशन आपको कहां बताई गई, वेस्टर्न घाट के अंदर। तो और ये बोला गया कि एंडेमिक, ये क्या है, ये एक तरह से बोल सकते हो मालाबार ग्लिडिंग फ्रॉग इज ए इन्फेविलियन इंडेमिक टू द रेन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट के एरिया में जो पाया जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई। ये जो बोला गया ना आपसे वेस्टर्न घाट वगैरह एरिया में पाया जा रहा है, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। और दूसरी बात जो ये बोला गया कि इसे IUCN की रेड लिस्ट के अंदर, IUCN की जो रेड लिस्ट है इसके अंदर इसे इंडेंजर कैटेगरी में जो डाला गया है, ये भी गलत है। इसे इंडेंजर कैटेगरी में न डालकर इसे लीस्ट कंसर्न, यानी कि अभी ज्यादा खोया नहीं है, ये इजिली अवेलेबल है हमारे प्लानिट के ऊपर। तो आप ये बोल सकते हो इसे लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर डाला गया है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत हो गया और सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। दोनों स्टेटमेंट अगर गलत हो गया तो आंसर सिंपल सा है भाई, आंसर डी हो गया, यानी कि नाइदर वन नॉट टू। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, सेकंड स्टेटमेंट ये है, और आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताना है। ठीक है, चलो अब पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। द इंडियन ओशन कमीशन was created to protect the interest of the country of the entire Indian Ocean region। यानी कि जो हमारी कंट्री है, ठीक है, ये हमारी कंट्री है और इधर जो अफ्रीका है और ठीक है, और ये जो सारा एरिया बचता है, यानी कि हमारी कंट्री का ये जो हमारी कंट्री है, ठीक है, और इधर जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये जो सारा एरिया, जो ये समुद्र वाला जो सारा एरिया है, ये इंडियन ओशन है। तो इस ओशन की बात की जा रही है, इसके बारे में आपसे कि भी इंडियन ओशन कमीशन जो क्रिएट किया गया था वो इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि जो भी कंट्री इस एरिया में आते हैं, जैसे ये बोला गया ना इंडियन ओशन कमीशन, ये जो क्रिएट किया गया यानी बनाया गया था, ये इसलिए ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके उन सब कंट्री का इंटरेस्ट जो कि इंडियन ओशन के अंदर आते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं इंडिया आ गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गए, और भी कुछ कंट्री जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत ये बांग्लादेश आप इधर बोल सकते हो, इधर थाईलैंड वगैरह और बाकी कंट्री इधर जो आते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो कंट्री है जो कि इंडियन ओशन से, या फिर आप बोल सकते हो अफ्रीकन कंट्री के जो ईस्ट में जो कंट्रीज है उससे रिलेटेड ये ओशन, ये जो कमीशन क्रिएट किया गया था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। और सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि इंडिया वाज द अमंग द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंडियन ओशन कमीशन। यानी ये जो कमीशन क्रिएट किया गया था इसके फाउंडिंग मेंबर में से इंडिया एक कंट्री है, ये बोला जा रहा है आपसे सेकंड स्टेटमेंट में। अब आपको ये बताना कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, ये इसमें, और सी में बोला जा रहा है कि दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट, एक मिनट, हाँ, दोनों स्टेटमेंट यानी कि 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए, ना फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है ना सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब गलती क्या है इसके अंदर, अब ये समझ लेते हैं। तो ये जो कमीशन क्रिएट किया गया था, ऐसा बोल रहा जा रहा था ना आपसे कि इंडियन ओशन कमीशन जो क्रिएट किया गया है वो इसलिए क्रिएट किया गया, यानी कि इंडियन ओशन के अंदर जितनी भी कंट्री आती है उन सबके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। नहीं भाई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट, ये गलत हो गया। गलत क्यों गया आप समझ लेते हैं क्यों। तो इंडियन ओशन कमीशन जो क्रिएट किया गया था ये एक तरह से इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, और ये 1984 में इसे बनाया गया था प्रोटेक्ट करने के लिए जो वेस्टर्न इंडियन ओशन आइलैंड है, यानी कि हमारी कंट्री अगर मान लीजिए ये है, ठीक है, और इधर के जो आइलैंड है इस तरफ के, यानी कि ये लक्षद्वीप साइड के जो आइलैंड है, यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और इधर के बीच के जितने भी आइलैंड है, इसके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया था। इसमें मेनली जो कंट्रीज आते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो मेडागास्कर एक छोटा सा इधर एक कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास, यहाँ पे मेडागास्कर। तो मेडागास्कर, ठीक है, ये मेडागास्कर, कैमरोज भी इधर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है, और उसके ला रीयूनियन, यानी कि रीयूनियन जो है ये फ्रांस का एक टेरिटरी है जो हमारे इंडियन ओशन के अंदर है, जिसका नाम रीयूनियन है। तो ये, और फिर हाँ, उसके अलावा मॉरिशस और सिचली, ये कुछ आइलैंड्स कंट्री हैं जो कि इस एरिया में, यानी कि हमारी कंट्री के जो वेस्टर्न पार्ट में जो है, कंट्री के जो वेस्टर्न पार्ट में इंडियन ओशन में, इन कंट्री के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस कमीशन को फॉर्म किया गया था, यानी कि फाउंड किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, अच्छा, इंडिया ने इसकी जो मेंबरशिप कह लीजिए या
इसे जो एक्सेप्ट किया था इस कमीशन का पार्ट होना या ऑब्जर्वर के रूप में, वो 2020 में, यानी कि अभी रिसेंटली इंडिया इसका ऑब्जर्वर बना है। ठीक है, ये बात बोली जा रही है। इंडिया के अलावा और भी कंट्री, जैसे इंडिया के अलावा चाइना, यूरोपीय यूनियन, माल्टा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रांसफोनिया, यानी कि ये अभी 5 इसके ऑब्जर्वर बने हैं। ऑब्जर्वर उसे बोला जाता है, जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसके मेंबर बनने से पहले ये कंसीडर किया जाता है कि भी किस किस को पहले ऑब्जर्वर बनाओ, ऑब्जर्वर में से फिर मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं। तो इंडिया और बाकी ये जो 5 इंस्टीट्यूशन है, इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, माल्टा और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रांसीफोनिया, तो ये इसके अभी क्या बने, ऑब्जर्वर बने, बाद में ये मेंबर भी बनेंगे। ठीक है, तो ये अभी इसके बारे में बताया जा रहा है, यानी कि जो हमारा जो आंसर है इसमें डी हो जाएगा, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए किसको, ताकि जो इंडियन ओशन के जो वेस्टर्न एरिया है वहां पे जितने भी आइलैंड कंट्री उनके राइट को प्रोटेक्ट करना इनका टारगेट है, पहला काम। दूसरा ये बोला गया था ना कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, नहीं, इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है। 1984 में ये इंस्टीट्यूशन फॉर्म की गई थी, बनाई गई थी कमीशन, लेकिन इंडिया अभी रिसेंटली 2020 में इसका ऑब्जर्वर बना है, बाद में इसका मेंबर भी बन जाएगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है टर्म Z0 प्लान के बारे में। अब ये Z0 प्लान किससे रिलेटेड है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अनाउंस द Z0 प्लान रिसेंटली, इनमें से किस कंट्री ने अभी Z0 प्लान अनाउंस किया है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके ने अभी ये अनाउंस किया है Z0 प्लान। बी में आपसे बोला जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने इसे प्लान को अनाउंस किया है। सी में हमारी कंट्री की बात की जा रही है कि हमारी कंट्री ने ये अनाउंस किया इस प्लान को। ठीक है, लास्ट में बोला जा रहा है कि भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएसए ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है Z0 प्लान। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है कि किस कंट्री ने अभी Z0 प्लान को अनाउंस किया या लॉन्च किया है अपनी कंट्री के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब आंसर के लिए अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यानी कि यूके ने ये Z0 प्लान अनाउंस किया है अपनी कंट्री के अंदर। इंडिया ने नहीं और ऑस्ट्रेलिया ने नहीं, ठीक है, बल्कि ना ही अमेरिका ने, बल्कि यूनाइटेड किंगडम ने इसे अनाउंस किया है। इस कमीशन का जो मेन ये जो Z0 प्लान का जो मेन मकसद है या एम कह सकते हो वो ये है कि जो ग्रीन हाउस गैस जो एनवायरमेंट में आजकल बहुत ज्यादा जो इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है उसको कम करना, यानी कि जो ग्रीन हाउस रिलेटेड जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वर्ल्ड वाइड, उसके जो इफेक्ट है उसको डाउन करना। ठीक है, यानी कि उसके प्रभाव को कम करना मेन इसका टारगेट है। यानी कि जो फ्लाइट वगैरह से जो कार्बन इमिशन जो बढ़ रहा है उसको डिक्रीज करना इसका मेन मोटिव है इस प्रोग्राम का, इस प्लान का। ठीक है, इसलिए यूनाइटेड किंगडम ने इसे अनाउंस किया है। ठीक है, और वैसे भी अभी जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन है जिसका हेडक्वार्टर कनाडा के अंदर है, ठीक है, इसके बारे में बोला, कनाडा की जो कैपिटल है वहां इसका हेडक्वार्टर है। तो वहां से एक अनाउंसमेंट ये आई थी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उन्होंने फोरकास्ट किया, यानी कि भविष्यवाणी की है कि भी कि 2050 आते आते इसकी जो क्वांटिटी है वो 300% हो जाएगी। यानी कि जो अभी करंट सिनेरियो में जितनी परसेंटेज में कार्बन इमिशन हो रहा है इसका 300% हो जाएगा, यानी कि 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अपनी इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए यूनाइटेड किंगडम ने, यानी कि यूके ने Z0 प्लान को लॉन्च किया अपनी कंट्री में सिविल एविएशन के सेक्टर में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो गया। वैसे भी हमारी कंट्री में भी इस तरह की कुछ स्ट्रिक्ट मेजर लिए जाने चाहिए ताकि हमारी जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि टॉप 20 अगर आप पूरे वर्ल्ड वाइड सिटी की बात करें उनमें से मैक्सिमम जो पॉल्यूटेड है 13-14 सिटीज जो है वो हमारी कंट्री से है। तो हमें इस तरह की प्रोग्राम की प्लान की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। ठीक है, अगर कभी आ जाता है ना इस तरह के क्वेश्चन की भी है कि आप किस तरह के स्टेप ले सकते हैं इमिशन को कंट्रोल करने के लिए, तो आप यहाँ पे इस तरह के एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि भाई Z0 प्लान जो कि यूके ने किया है इसे हम यूज किया जाना चाहिए हमारी कंट्री में। कुछ इस तरह की सजेशन आप दे सकते हो। ये सब बात की जा रही है जब आप सब्जेक्टिव आंसर लिखने वाले हो तो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द अमीबारिस डिसीज, एमीबासिस ऐसे पढ़ सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो एमीबासिस डिसीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपके पास यहां 2 स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट ये सेकेंड।
ठीक है, और आपको ये बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसके बारे में पता करना है। ठीक है, ये एक तरह से डिसीज है, मतलब ये एक तरह से आप मेडिकल का टर्म है, इसलिए अमीबासिस डिसीज है। इसके बारे में आपके पास यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट है, इनको चेक करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है, इट इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन पैरासाइट्स, यानी कि ये जो बीमारी होती है प्रोटोजोआ पैरासाइट्स की वजह से ये बीमारी होती है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, द डिसीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर ओनली, यानी एयर के थ्रू, यानी कि हवा के थ्रू ये बीमारी फैलती है एक आदमी से दूसरे आदमी की तरह, ये बोला जा रहा है। तो ये 2 स्टेटमेंट है। अब आपको ये बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ए में बोला जा रहा है फर्स्ट करेक्ट है 1, बी में बोला जा रहा है सेकंड करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 और 2 यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ये बीमारी है अमीबासिस रोग है, डिसीज है, इसके बारे में आप बताइए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है, यानी कि ये जो बोला गया ना, ये जो डिसीज है किससे फैल रहा है ये, जैसे आप ये फर्स्ट स्टेटमेंट देख रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला ना ये ये जो डिसीज है ये प्रोटोजोवा पैरासाइट की वजह से फैल रहा है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों, आप समझ लेते हैं। तो ये जो है, ये क्या नाम है, ये किससे फैला जा रहा है, ये फैला जा रहा है प्रोटोजोआ पैरासाइट, जिसके मतलब ये जो टर्म है एंटामोबिया हिस्टोलाराटिका, ये मेन रीजन है, ये प्रोटोजोआ का नाम है, जिसकी वजह से ये एमोबासिस डिसीज मतलब हमारे इन्वायरमेंट में फैल रहा है, हमारे आसपास फैल रहा है। ठीक है, तो जो पैरासाइट जो है जिसका नाम है एंटामोबिया हिस्टोली, मतलब जो भी नाम है आप पढ़ सकते हैं, इसकी वजह से ये बीमारी क्रिएट हो रही है हमारे इन्वायरमेंट। और सेकंड जो बोला गया था ये एयर की वजह से फैलती है, ये बात गलत होगी। बल्कि ये कैसे फैलते हैं, आइदर डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में डायरेक्ट फैल रही है, या फिर आप बोल सकते कॉन्टेक्ट में आने से फैल रही है, या इनडायरेक्टली जब हम खाना खाते हैं एक साथ, तो उस खाना खाते हैं या पानी पीते हैं उसके थ्रू ये बीमारी फैल रही है, यानी कि एयर टू एयर ट्रांसमिट होने वाली ये डिसीज नहीं है। यानी कि हम जब किसी के कांटेक्ट में आते हैं या फिर खाना खाते पानी पीते हैं या कुछ भी ड्रिंक करते हैं, उसकी वजह से ये डिसीज फैल रही है। यानी कि आप ये बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, सेकंड गलत हो गया। यानी कि पैरासाइट वाली बात जो बोली वो करेक्ट है, बाय एयर नहीं ये डिसीज फैल रही, बल्कि कांटेक्ट में आने के बाद फैल रही है। तो इस तरह आप बोल सकते हो जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके पास यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है और इन स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए, ये 2 स्टेटमेंट है, इनको ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और इसमें आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे लिए ये है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च एक इंस्टीट्यूशन है, इसको शॉर्ट में सिप्री भी बोला जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज डेडिकेटेड टू रिसर्च इनटू द कॉन्फ्लिक्ट आर्मेंट्स, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्गमेंट्स। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। यानी स्टॉकहोम एक इंस्टीट्यूशन है जो कि डेडिकेटेड है, यानी कि अपना काम करता है रिसर्च वर्क में कॉन्फ्लिक्ट आर्म्स से रिलेटेड, यानी कि औजारों से रिलेटेड, जो आर्म्स से रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे वर्ल्ड में उसके ऊपर स्टडी करता है और उसे कंट्रोल करने में, और डिसआर्म यानी कि जो औजार क्या कहते हैं, हथियार वगैरह होते हैं, उसको कम करने में, उसको एक तरह से कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में मिनिमाइज करने में ये काम करती है इंस्टीट्यूशन। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इंडिया हैज द लार्जर मिलिट्री एक्सपेंडिचर देन यूएस एंड चाइना, कि इंडिया जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर करती है वो लार्जर करती है एज कंपेयर टू यूएस एंड चाइना। ये सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो ये आपके पास ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड में बोला जा रहा है बी ऑप्शन में सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी ऑप्शन में बोला जा रहा है सेकंड एंड फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो गया। ए का मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो वर्ल्ड में है ये काम करती है कि वर्ल्ड वाइड जितने भी आर्म्स से रिलेटेड है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो वॉर कंडीशन में जो हम लोग आर्म्स यूज करते हैं उससे रिलेटेड ये रिसर्च करती है, और देशों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं
उसके ऊपर ये काम करती है और ये कंट्रोल करती है कि भी आर्म्स को ज्यादा से ज्यादा होड़ लगी पड़ी है कि ज्यादा से ज्यादा और बनाने की, मिसाइल वगैरह या कोई भी अलग तरीके गन वगैरह इस तरह, तो उसको कम करने में ये रिसर्च वर्क करती है इंस्टीट्यूशन। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। और जो सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे बोला जा रहा है कि इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है अपने आर्म्स के ऊपर, तो ये गलत है। तो यहाँ पे आपको टॉप 5 कंट्री दी गई है जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा आर्म्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करती है। तो फर्स्ट नंबर पे यूएसए है, सेकंड नंबर पे चाइना है, थर्ड नंबर पे हमारी कंट्री इंडिया है, और फोर्थ पे रशिया, और फिफ्थ नंबर पे सऊदी अरेबिया है। यानी कि ये टॉप 5 नेशन है जो कि सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है आर्म्स के ऊपर। यानी पूरे वर्ल्ड का 62% ये 5 कंट्री मिलकर के करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। अब क्रिमिनल कोड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट है, और नीचे आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जैसा आप देख पा रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड इज अमंग 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन। यानी कि ये यूएन का पार्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड यूएन का पार्ट है, और उसके जो 6 मेजर प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से एक ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। अब मेनली हियर डिस्प्यूट बिटवीन द सॉवरन स्टेट, यानी कि दो कंट्री के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको उस तरह की हियरिंग को कंडक्ट करने के लिए ये कोड फॉर्म की गई है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट सर्व एज कोर्ट ऑफ लास्ट रिजोर्ट, यानी कि ये सबसे लास्ट रिजोर्ट का कोर्ट इसे कंसीडर किया जाता है। यानी कि अगर किसी कंट्री के बीच में बड़ा डिस्प्यूट है, अगर सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास जाती है, ऐसा बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। और ऑफेंसेस एंड वर्ल्ड वाइड जो भी आप ये कह सकते हैं, सबसे जो मतलब लास्ट रिजोर्ट है, जैसे हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट है, तो उसी तरह आप ये कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है लास्ट रिजोर्ट रह जाती है किसी भी जीनोसाइड और क्राइम से रिलेटेड। यानी क्राइम का मतलब है यहाँ पे वर्ल्ड लेवल जो वॉर क्राइम जो होते हैं उससे रिलेटेड ये लास्ट रिजोर्ट हो जाता है सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। और आपके पास ये ऑप्शन है और आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट सेकंड दोनों करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नो 2, यानी कि इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट सही है। ये जो बोला जा रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड की यूएन का पार्ट है, नहीं, ये यूएन का पार्ट नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट है। यानी कि यूएन के अंदर कुछ और फंक्शनिंग होती है, इसके अंदर ये अलग है। यानी कि यूएन के अंदर जो पार्ट है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है यूएन के अंदर, जो यूएन का पार्ट है, और जबकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड डिफरेंट है। और ये जो बॉडी है ये 1988 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, और फंक्शनिंग इसकी 1 जुलाई 2002 में ये काम करना स्टार्ट कर दिया था। ये डिफरेंट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये अलग है, ये यूएन का पार्ट है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये अलग तरह की बॉडी है, यानी कि क्रिमिनल मैटर को ये डील करती है। वार तरह की या बाकी और तरह की, यानी कि कोई भी ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर अगर कोई केस है या फिर वॉर क्राइम है या बोल सकते क्राइम ऑफ अग्रेशन है, ये आती है, इसके अंदर आती है। ठीक है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ताल मंडेल इज वेरिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल आर्ट, यानी कि ये ताल मंडेल जो है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ये किस तरह का ट्रेडिशनल मतलब एक तरह ट्रेडिशनल आर्ट है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है ये जात्रा है, बी में आपसे बोला जा रहा है ओटन थुलान है ये, सी में आपसे बोला जा रहा है ये यक्षगान है, और डी में आपसे बोला जा रहा है तेरुकट्टू है। तो इन चारों में से किसका ये पार्ट है ताल मंडेल, इसके बारे में पूछा जा रहा है, जो कि एक ट्रेडिशनल आर्ट है हमारी कंट्री के अंदर। तो किसका पार्ट है आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए अच्छे से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यक्षगाना।
यक्षगण का पार्ट है ये तालमंडेल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाता है, ठीक है। ये एक तरह से स्किलफुल डांस होता है हमारी कंट्री के अंदर, जो कि आर्टिस्ट, स्पेशल आर्टिस्ट के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है इस तरह के डांस के अंदर कि भी जो भी इमोशंस होते हैं उसे हम डांस के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर स्पेशल कॉस्ट्यूम और स्टेज कन्वेंशन होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये जो पार्ट है ये किसका, यक्षगान का पार्ट है, तालमंडेल। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू द इंडियन गैस एक्सचेंज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि इंडियन गैस एक्सचेंज के बारे में आपसे ये क्वेश्चन है, इस के टॉपिक के ऊपर काफी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, और आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, इट इज अ डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ टू फैसिलिटेट बायर एंड सेलर ऑफ नेचुरल गैस टू ट्रेड बोथ इन द स्पॉट मार्केट एंड इन फॉरवर्ड मार्केट। यानी कि ये जो एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म बन जाता है बायर और सेलर के लिए, ये इंडियन गैस एक्सचेंज, जहां पे वो नेचुरल गैस को सेल या परचेज कर पाते हैं। ये स्पॉट मार्केट भी और फॉरवर्ड मार्केट भी दोनों के लिए काम करता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो नेचुरल गैस प्रोड्यूस किया जाता है इसमें सोल्ड किया जाता है इस गैस एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट है। अब नीचे आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताइए। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉर 2, यानी कि दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ए है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब डिटेल में समझ लेते हैं। ये जो इंडियन गैस एक्सचेंज है ये इंडिया में, हमारी कंट्री में अपनी तरह का ये फर्स्ट गैस एक्सचेंज स्टैब्लिश किया गया है या लॉन्च किया गया है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। ये एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म है हमारी कंट्री में, जो कि बायर्स और सेलर को अलाउ करता है नेचुरल गैस को से रिलेटेड ट्रेड करने के लिए, ठीक है। ये स्पॉट मार्केट में भी और फॉरवर्ड मार्केट दोनों में काम करता है। और मेन जो इसका हब जो बनाए गए हैं वो गुजरात के अंदर दो जगह, दहेज और हाजिरा, ये गुजरात के अंदर बनाए गए हैं, और काकिंदा ये आंध्र प्रदेश में इसे स्टैब्लिश किया गया। ये 3 हब है हमारी कंट्री के अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट में जो आपसे बोला गया कि भी ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक नेचुरल गैस पे डील करता है, ये यहां गलत हो गया। ये यहां पे ये बात इसमें गलत हो गई बस, और इस वजह से हमारा जो आंसर हो गया फर्स्ट हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। यानी कि ये डोमेस्टिकली नेचुरल गैस को ही डील नहीं करता ही, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है रिगार्डिंग गेटवे लूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट, यानी कि गेटवे लूनर आउटपोस्ट, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा रहा है कि ये जो टॉपिक न्यूज में आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन में आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि गेटवे लूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट के बारे में। तो उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताइए। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला प्लस स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज अ स्पेस शिप that is going to be replace the international space station जो in 2026, यानी कि 2026 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है हमारे मतलब अर्थ के ऊपर, उसे रिप्लेस करने का काम करने वाली है गेटवे लूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट, ये बोला जा रहा है 2026 तक ये रिप्लेस कर देगी। और द प्रोजेक्ट इज लेड बाय द नासा इन कोलैबोरेशन विद इसरो। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है ये जो काम किया जा रहा है नासा के द्वारा काम किया जा रहा है, और किसकी हेल्प के साथ, इसरो के साथ मिलकर के ये काम किया जा रहा है। यानी कि हमारी कंट्री की जो इसरो जो इंस्टीट्यूशन है वो और नासा दोनों मिलकर के काम कर रही है इस गेटवे लूनर ऑर्बिट हॉटस्पॉट के बारे में जो बोला जा रहा है। तो आपके पास जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से, ए यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉर 2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं,
ठीक है, यानी कि ये जो गेटवे लूनर ऑर्बिट हॉटस्पॉट की अगर हम बात करें तो इसके बारे में जो ये बोला जा रहा है कि 2026 में ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिप्लेस कर देगा, ये भाई बात गलत हो गई। अब इसके बारे में समझ लेते हैं किस लिए बनाया गया है। तो इसका जो मेन काम है, ये एक तरह से ये मून के ऑर्बिट में एक स्पेसशिप ड्रॉप है एक तरह से ये, यानी कि आप ये बोल सकते हैं गेटवे लूनर ऑर्बिट हॉटस्पॉट जो है ये मून के ऑर्बिट में भेजा जाएगा इसके अंदर। और इसका जो मेन काम ये है कि भी ये एस्ट्रोनॉट जो कि 250,000 माइल अवे फ्रॉम द अर्थ ये लोग काम करने वाले हैं, जहां पे इनके लिए जो स्पेसशिप होगा इसके अंदर उनके लिए रहने के लिए एक स्पेस यानी कि लिविंग क्वार्टर होगा, लेबोरेटरी होगी और ताकि वो रिसर्च करते रहे और एक तरह से डॉग स्पॉट हो सकता है, आप ये कह सकते हैं। यानी कि एक तरह से ये एक तरह स्पेस स्टेशन जैसा ही है, बट ये कहां पे होगा, ये मून के ऊपर होगा। और ये जो एस्ट्रोनॉट वगैरह है उनको बहुत तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करने का ये काम करने वाला है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया था कि ये नासा का ये प्रोजेक्ट है, हाँ भाई ये नासा का तो प्रोजेक्ट है, बट ये इसरो के साथ मिलकर काम नहीं कर रहा, बल्कि ये कनाडा, यूरोपियन एजेंसी और जापान की जो स्पेस स्टेशन है, जो मतलब ये स्पेस इंस्टीट्यूशन एजेंसी है, उन सब के साथ मिलकर काम कर रहा है। यानी कि ये नासा के साथ, ठीक है, नासा, कनाडा का जो कनाडा स्पेस स्टेशन और थर्ड यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान का जो जाक्सा जो है यहाँ की जो स्पेस एजेंसी है, तो ये चारों मिलकर के काम कर रही है ताकि ये मून की ऑर्बिट में एक स्पेस स्टेशन क्रिएट कर सके। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया डी का मतलब है नादर वन नॉट टू, यानी कि दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके लिए, विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपके पास पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपके पास दो स्टेटमेंट गिवन है और नीचे आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आइडेंटिफाई करना है। तो वन बाय वन स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द नॉन परमानेंट मेंबर आर इलेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर द टर्म ऑफ 15 ईयर, यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर जो सिलेक्ट होते हैं वो 15 ईयर के लिए सिलेक्ट होते हैं, ऐसा बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। और सेकंड स्टेटमेंट में अंदर आपसे बोला जा रहा है ओनली द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC हैव वीटो पावर, यानी कि जो परमानेंट मेंबर है UNSC के अंदर उसके पास वीटो पावर है और वो परमानेंट मेंबर की जो नंबर्स हैं वो नंबर में 5 है। ये दो स्टेटमेंट गिवन है और दो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आंसर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट वो करेक्ट है ए में, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 और 2 यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है, यानी दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो गया। बी का मतलब ये जो सेकंड स्टेटमेंट गिवन है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपसे बोला जा रहा है कि नॉन परमानेंट मेंबर को 15 ईयर मिलते हैं सर्विस के लिए, ये गलत है। 15 ईयर के लिए नहीं होता ये, ठीक है, बल्कि ये ऐसा है कि 15 मेंबर्स होते हैं टोटल, ठीक है, टोटल 15 मेंबर्स होते हैं और 15 में से 10 तो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स, ठीक है, नॉन परमानेंट, और 5 होते हैं परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर का मतलब ये है इनके पास वीटो पावर होगी, और नॉन परमानेंट मेंबर जो उनके ये 2 ईयर के टर्म्स के लिए सिलेक्ट होते हैं, यानी कि 2 ईयर्स के लिए सिलेक्ट होंगे और 2 ईयर के बाद ये फिर नेक्स्ट मेंबर आ जाएंगे। यानी कि जो टोटल 10 मेंबर्स है, 10 मेंबर्स में से ये है कि 5 मेंबर पहले सिलेक्ट होंगे, नेक्स्ट ईयर फिर 5 सिलेक्ट होंगे, तो 5 ईयर ऐड होते जाते हैं, 5 ईयर फिर उस ग्रुप से हटते चले जाते हैं। लेकिन जो ये 5 परमानेंट मेंबर है जिसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड स्टेट और यूके, ये जो 5 कंट्री है ये परमानेंटली इसके अंदर ग्रुप में मेंबर रहेंगे और इनके पास वीटो पावर भी होता है। अब ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा जा रहा है कि रिसेंटली इंडिया को 2021 और 22 के लिए सिलेक्ट किया गया नॉन परमानेंट मेंबर के लिए, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। बी का मतलब ये कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यू हैव गिवन 2 स्टेटमेंट्स, फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड, और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजस्टिफिकेशन, इट मींस UNCCD is legally binding international agreement to the promote a sustainable land use। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जाता है लैंड यूज चेंज
क्रिएट ग्राउंड्स जेनेटिक डिसीज एंड द कंट्रीब्यूट्स टू द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। इट मीन्स ये कि फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है कॉम्बैक्ट डिजस्टिफिकेशन के ऊपर, ये लीगली बाइंड है इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी कंट्री है जो कि इसे साइन करती है। और सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि भाई ये जो लैंड यूज के ऊपर जो बोला जा रहा है कि जो इसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस आने का जो मेजर रीजन है वो ये बोला जा रहा है कि जीनोटिक डिसीज जो है, यानी कि वो डिसीज जो जानवरों के थ्रू ह्यूमन बीइंग में फैला जाता है, उसके बारे में जो हो रहा है, तो वो जो चेंजेस आ रहे हैं एक तरह से ग्लोबल चेंजेस की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और आपके पास ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में बोला जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, यानी दोनों स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है कि नाइदर वन नॉर टू। इट मींस फर्स्ट और सेकंड दोनों में से स्टेटमेंट कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सी। सी मींस ये है कि बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि यूएनसीसीडी जिसे फुल फॉर्म है जिसका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजस्टिफिकेशन, इसके अंदर जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी चीजें, ये लीगली बाइंडेड है इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि ये इंटरनेशनल लेवल का ये ऐसा एग्रीमेंट है जो कि लीगली बाइंडेड है। अदरवाइज मोस्टली जो एग्रीमेंट होती है इंटरनेशनल लेवल पे वो बाइंडेड नहीं होती, बल्कि वो मेंबर कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसे फॉलो करे या ना करे, मतलब एक सजेस्टिव मेजर होता है। पर ये लीगली बाइंडेड होने वाला ये एक तरह से एग्रीमेंट है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट जो बोला जा रहा है कि लैंड यूज के बारे में, तो उसके बारे में ये है कि CO2 मेन रीजन है जिसकी वजह से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद ये जो जूनोटिक डिसीज की अगर हम बात करें तो जूनोटिक डिसीज वो डिजीज है जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जानवरों के थ्रू फैलते हैं। ठीक है, अभी जैसे आप लोगों को पता है कोविड-19 की वजह से जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये भी एक तरह से जूनोटिक डिसीज है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। करेक्ट होने का मतलब ये हो गया कि ऑप्शन सी जिसमें ये बोला जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द जल जीवन मिशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है, इसके बारे में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द जल जीवन मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस वन इज स्टेटमेंट 1 एंड दिस वन इज स्टेटमेंट सेकंड। आपके पास दो स्टेटमेंट गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जल जीवन मिशन, ये अगर आप गवर्नमेंट के स्कीम प्लान मिशन वगैरह पढ़ते हैं तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके दोनों स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द मिशन इज एम टू प्रोवाइड सीमलेस वाटर सप्लाई टू द एवरी अर्बन हाउस होल्ड, यानी कि जो अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं उनको बिना किसी प्रॉब्लम के डायरेक्टली वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना इस मिशन का एम है। और सेकेंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है आपसे द मिशन इज 100% सेंट्रली फंडेड थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि इस मिशन के अंदर जो फाइनेंस के रूप में जो हेल्प की जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी सारा फंड, यानी कि कहने का मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी एक्सपेंसेस अकर नहीं करेगी, कुछ भी पे नहीं करेगी, मतलब ये सारा काम कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। अब आपसे ऑप्शन जो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है ए में कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में बोला जा रहा है कि बोथ 1 एंड 2 यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉर 2। इट मींस ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट क्या है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपना आंसर अटेम्प्ट करना है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए अब। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। डी का मतलब ये कि दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अब गलत क्यों, अब इसको समझ लेते हैं। अब ये जो जल जीवन मिशन है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि भाई आखिर इसमें स्टेटमेंट में गलती क्या थी। गलती ये थी कि ये जो स्कीम है जल जीवन मिशन, एक स्कीम या मिशन जो है, इसके अंदर जो टारगेट रखा गया वो ये रखा गया कि भाई सप्लाई 55 लीटर पर पर्सन वाटर सप्लाई का टारगेट रखा गया है। ठीक है, ये रूरल और जिसमें ये बोला गया टू एवरी रूरल एरिया में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में आपसे बोल दिया गया था अर्बन एरिया में, जबकि अर्बन एरिया में नहीं बल्कि ये रूरल एरिया का टारगेट रखा गया कि वहां टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा हर घर के अंदर और फिर वाटर सप्लाई किया जाएगा। और ये टारगेट रखा गया है 2024 तक इस तरह का जो फैसिलिटी है प्रोवाइड कर दी जाएगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं डेडलाइन जो रखा गया है
2024 इसका डेडलाइन रखा गया है। अच्छा, अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया था कि भाई ये जो इसका जो सारा एक्सपेंडिचर है वो बियर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये गलत हो गया, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बियर पूरा नहीं कर रही है, बल्कि ये सेंटर और स्टेट एक रेशियो में शेयर करेगी। यानी कि जो भी नॉर्थ एरिया में जो स्टेट है, यानी कि जो हिमालयन स्टेट है, उसके अंदर तो रेशियो 90:10 का रेशियो है, ठीक है। और बाकी जो एरिया जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, बाकी जो दूसरे स्टेट है, अदर स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को छोड़ करके, तो उनमें 50:50 का रेशियो है। तो कहने का मतलब ये है जो ऐसे स्टेट जो कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में आते हैं या फिर हिमालय के साथ, अपनी हिमालय रेंज के साथ जिसकी बॉर्डर है, उन सारे स्टेट के अंदर 90:10 का रेशियो रहेगा। 90 यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, 10 स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, बाकी जो रिमेनिंग स्टेट बच गए, उन स्टेट में 50:50, यानी कि 50% स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बियर करेगी और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बियर करेगी। ये टारगेट रखा गया। इसके अलावा जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है, और उस यूनियन टेरिटरी के अंदर ये है कि 100% एक्सपेंडिचर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। यानी कि डिफरेंट स्टेट के हिसाब से डिफरेंट अप्रोच यहां पे रखा गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई। फर्स्ट में ये कि रूरल एरिया के लिए रखा गया है, ये अर्बन के लिए नहीं रखा है। दूसरा ये कि स्टेट वाइज इसका जो एलोकेशन ऑफ फंड है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। इट मींस ये हुआ कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द वर्चुअल क्लास इनिशिएटिव कॉल्ड फर्स्ट बेल। यानी कि अभी जो लॉकडाउन जो हो रखा है, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कोविड-19 की वजह से, तो पूरी कंट्री में जो लॉकडाउन है उसकी वजह से किस स्टेट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया फर्स्ट बेल, जो कि वर्चुअल क्लास इनिशिएटिव है किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको ये बतानी है वो स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है। आपके पास जो ऑप्शन है वो ए में बोला जा रहा है आंध्र प्रदेश, बी में बोला जा रहा है केरला, सी दिल्ली एंड डी तेलंगाना। तो ये 4 स्टेट में से वो कौन सी स्टेट है जो कि वर्चुअल क्लासरूम इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिस स्टेट ने, ठीक है। और उस वर्चुअल क्लासरूम इनिशिएटिव का जो नाम रखा गया फर्स्ट बेल रखा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ये स्टेट हो गया। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। बी का मतलब ये हुआ कि केरला स्टेट गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है इन्होंने फर्स्ट बेल। फर्स्ट बेल मींस ये एक तरह से वर्चुअल क्लासरूम इनिशिएटिव का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट स्टूडेंट स्कूल में ना आकर के, बल्कि घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स हैं उसके घर में, उसकी हेल्प से स्टडी करेंगे, ठीक है। यानी कि ये स्टेट गवर्नमेंट जो इस प्रोग्राम को लॉन्च कर रही है, इसके अंदर उन्होंने ये रखा है कि जितने भी फ्री या फिर पब्लिक रन टेलीविजन चैनल है, वहां पे ये केबल नेटवर्क और बाकी डायरेक्ट टू होम सर्विस के थ्रू, ये इंटरनेट पे बाकी और भी जो मीडियम हो सकते हैं उसके थ्रू ये क्लासेस प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को। तो ये पर्टिकुलरली ये वर्चुअल क्लासरूम का कॉन्सेप्ट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, यानी कि केरला स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये रखा गया है। तो आप ये बोल सकते हैं जो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया बी हो गया। बी का मतलब हो गया केरला, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू द डेक्सामेथासोन ड्रग्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर एक ड्रग है जिसका नाम रखा गया, यानी ड्रग यानी दवाई के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम है डेक्सामेथासोन, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। और इसके अंदर आपके पास ये 2 स्टेटमेंट दे दिए गए। इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है इन दोनों के अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है डेक्सामेथासोन इज ए एंटी वायरल ड्रग, यानी कि जो एंटी वायरल ड्रग है, यानी कि अगर किसी को बुखार या कुछ इस तरह की वायरल हो जाता है तो उसके लिए ये दवाई यूज की जाती है। स्टेटमेंट 1 में ये बोला जा रहा है। और स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है इट ट्रीट द मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी स्टेट ऑफ कोविड-19, यानी कोविड-19 में जो मल्टी सिस्टम जो प्रॉब्लम हो रही है उसको डील करने के लिए इस दवा को ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि अभी जो कोविड-19 है उसके इलाज के लिए इस तरह से इसको प्रयोग में लाया जा सकता है, आप ये बोल सकते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में बोला जा रहा है बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2। इट मींस ये हुआ इन दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट क्या है इसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आंसर के लिए अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बी है। बी का मतलब ये हुआ कि जो सेकंड स्टेटमेंट वो करेक्ट है, यानी कि ये बोला जा रहा है कि जब रिसेंटली कोविड-19 जो डिसीज पूरे वर्ल्ड ओवर जो फैला हुआ है,
इसको टैकल करने के लिए ये ड्रग्स यूज किया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इस तरह कह सकते हैं कि WHO ने इसे अभी अलाउ कर दिया है कि भाई इस ड्रग को आप यूज कर सकते हैं कोविड-19 से रिकवर होने के लिए पेशेंट के लिए, यानी कि ये ट्रायल बेसिस पे अभी अप्लाई किया गया है। ठीक है, ये यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। और फर्स्ट स्टेटमेंट में जो आपसे ये बोला जा रहा था कि भी ये एक तरह से वायरल डिसीज के लिए यूज किया जाता है, ये गलत हो गया, बल्कि ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी स्टेट कंडीशन जो हो जाती है, जिसके अंदर इलनेस हो गई या इन्फ्लेमेशन हो गया या कोई और ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है या ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो उस जगह पे ये ड्रग यूज किया जाता है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका हो गया वो गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। ठीक है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि ये अपनी WHO ने इसे रिकमेंड किया हुआ है, इस वजह से ये क्वेश्चन काफी रियल टॉपिक है, काफी न्यूज में आ गया है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर है हमारा वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। ठीक है, अब आप ये कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पहली बार इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए।